नेता चुनाव जीतने के लिए, सत्ता का सुख भोगने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, आज आपको उसकी एक बानगी देखने को मिलेगी। क्योंकि राहुल गांधी ने एक नया नारा गढ़ दिया है, जितनी आबादी उतना हक। हालांकि राहुल गांधी पहले इंसान नहीं है जिन्होंने ऐसा नारा गढ़ा है, पहले भी कई बड़े नेता इस पर अपनी मंशा को साफ कर चुके हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी का यह नारा गढ़ना दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? क्योंकि इसके पीछे की राजनीतिक मंशा को साफ समझा जा सकता है। मोदी को हराने के लिए कुछ भी करना गलत है, संविधान के साथ खेल करना गलत है। राहुल गांधी की बात का मतलब है कि जिस जाति की आबादी जितनी फीसदी है, उसकी हिस्सेदारी भी उतनी ही फीसदी होनी चाहिए, उसके अधिकार भी उतने ही फीसदी होने चाहिए। राहुल की ये भावना अनैतिक है और संविधान की भावना के बिल्कुल खिलाफ है। आज इस पूरे मामले को विस्तार से आपके सामने रखेंगे। हमें यह मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान में ओबीसी हैं कितने। तो सेंसस में जो डेटा है उसको पहले आप पब्लिक कीजिए कि इस देश में ओबीसी वर्ग कितना है, दलित वर्ग कितना है, आदिवासी वर्ग कितना। 9 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी से वोट लिया। आप मुझे बताओ नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी के लिए किया क्या? जो दलित हैं, आदिवासी हैं, उनकी जितनी आबादी है उतना रिजर्वेशन उनको दीजिए। मैं जानता हूं कि ये नरेंद्र मोदी ये काम कभी नहीं करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। राम मनोहर लोहिया नारा दिया करते थे, पिछड़ा पावे 100 में 60। इसका मतलब है कि राजनीति में हिस्सेदारी की बात हो या फिर संसाधनों पर अधिकार की बात हो, पिछड़े वर्ग की इसमें हिस्सेदारी 60% होनी चाहिए। बिहार के समाजवादी नेता जगदेव प्रसाद ये नारा दिया करते थे, 100 में से 90 शोषित और 90 भाग हमारा है। इस 90% में वो पिछड़े दलितों और आदिवासियों को जोड़ते थे। जगदेव प्रसाद एक और बात कहा करते थे कि भारतीय समाज 2 भागों में बटा हुआ है, 10% शोषक हैं और 90% शोषित हैं। वहीं काशीराम का नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने भी अपना नाम जोड़ लिया है। हालांकि वो नेता भी जानते थे और राहुल गांधी भी जानते हैं कि ऐसा होना नामुमकिन काम है, लेकिन जनता को खुश करने के लिए बोल दिया जाता है, वोट बटोरने के लिए ये सब नारे दे दिए जाते हैं। और देश की जनता इतनी भोली होती है कि नेताओं की बातों का विश्वास कर लेती है, इन्हें इतनी बारीकी से जानकारी नहीं होती। और राहुल गांधी भी इसी काम में अब जुट चुके हैं। पहले भी और आज भी ये बातें जातिगत प्रतिनिधित्व को लेकर कही जाती रही हैं। अब लंबे वक्त बाद कांग्रेस ने ये कैंपेन फिर से शुरू कर दिया है, जितनी आबादी उतना हक। राहुल गांधी ने क्या कहा है उसे बताने से पहले राहुल गांधी से एक सवाल है कि कांग्रेस पार्टी कई दशकों तक देश की सत्ता में रही, केंद्र में भी रही और कई राज्यों में भी लगातार केंद्र के साथ साथ रही, तो कांग्रेस को तो किसी की जरूरत भी नहीं थी। तो ये काम कांग्रेस ने खुद क्यों नहीं कर लिया? उस वक्त तो कांग्रेस को ये कैंपेन भी शुरू नहीं करना था जिस कैंपेन में आज मोदी सरकार को चुनौती दी जा रही है, संविधान के खिलाफ जाने की बात कही जा रही है। उस काम को करने का आपके पास भरपूर वक्त था, क्यों नहीं किया? अब सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से जातीय जनगणना कराने और आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की मांग कर डाली। ये कुछ वैसा ही है जैसी मांग नीतीश कुमार बिहार में कर रहे हैं और यूपी में अखिलेश यादव इस बात की मांग कर रहे हैं। कर्नाटक में एक चुनावी सभा को साधते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि अगर हम ओबीसी को ताकत देना चाहते हैं तो पहले हमें पता होना चाहिए कि देश में कुल ओबीसी कितने हैं। ये राहुल का चुनावी हथकंडा था और वो इसमें कामयाब भी रहे और कर्नाटक की सत्ता पर काबिज हो गई कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में अपने घोषणा पत्र में तुष्टीकरण का एक नया आयाम सेट करके दिखाया है। राहुल का कहना था, हमें यह मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान में ओबीसी हैं कितना। अगर हम ओबीसी को ताकत देना चाहते हैं तो पहले यह समझना होगा कि देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। अगर हमें यही नहीं मालूम तो हम ओबीसी को शक्ति, ओबीसी को ताकत कैसे दे सकते हैं? जब हमारी सरकार थी
यूपीए की सरकार थी, 2011 में हमने सेंसस किया था और पहली बार हमने सेंसस में सवाल पूछा था कि भैया आप ओबीसी हो, आप दलित हो, आप आदिवासी हो, आपकी जात क्या है? और पूरा का पूरा डेटा हिंदुस्तान की सरकार के पास है, मगर नरेंद्र मोदी जी ने डेटा पब्लिक नहीं किया है, छुपाया हुआ है। दिल्ली की सरकार को मालूम है ओबीसी की कितनी आबादी है हिंदुस्तान, अगर दिल्ली की सरकार किसी को बता नहीं रहे तो मोदी जी, अगर आप सचमुच में ओबीसी को ताकत देना चाहते हो, आर्थिक ताकत देना चाहते हो, राजनीतिक ताकत देना चाहते हो, तो सेंसस में जो डेटा है उसको पहले आप पब्लिक कीजिए कि देश को पता लगे कि इस देश में ओबीसी वर्ग कितना है, दलित वर्ग कितना है, आदिवासी वर्ग कितना है। अगर आप नहीं करोगे। राहुल गांधी यहीं नहीं रुकते। राहुल गांधी ने आगे कहा, केंद्र सरकार से मांग की है कि आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाया जाए। ये जो रिजर्वेशन पे 50% का कैप लगा रखा है कि देश में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिल सकता, इसको आप हटाइए। हालांकि ये मांग करने की जरूरत ही क्यों पड़ी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आप 2014 से पहले खुद ही धज्जियां उड़ा देते, क्योंकि 50% आरक्षण का फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, ना कि किसी सरकार का। इस फैसले को राहुल की पार्टी नहीं बदल पाई तो फिर मौजूदा सरकार कैसे बदल सकती है? राहुल गांधी ने आगे कहा कि दलित और आदिवासियों की जितनी आबादी है उन्हें उतना ही आरक्षण दीजिए, और साथ ही ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी जी ये काम कभी नहीं करेंगे। जो दलित हैं, आदिवासी हैं, उनकी जितनी आबादी है उतना रिजर्वेशन उनको दीजिए। मैं जानता हूं कि ये नरेंद्र मोदी ये काम कभी नहीं करेंगे। राहुल ने किया ओबीसी का अपमान। आपको याद ही होगा कि मोदी सरनेम के मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है और उनकी सांसदी भी छिन चुकी है। इसी वजह से बौखलाहट इतनी ज्यादा है कि पता नहीं चल पाता क्या बोल रहे हैं। बीजेपी ने राहुल पर ओबीसी समाज का अपमान करने का आरोप लगाया था। इसी रैली में राहुल ने कहा कि उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया, बल्कि मोदी ने 9 सालों से ओबीसी का वोट लिया है, लेकिन उनके लिए काम कुछ भी नहीं किया। 9 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी से वोट लिया। आप मुझे बताओ, नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी के लिए किया क्या? राहुल ने चली चतुराई भरी चाल। अब आप सुनिए राहुल के बयान का असल मतलब क्या है। हिंदू वोटों को अलग अलग जातियों में बांटने की चतुर राजनीति के तौर पर राहुल की पहल की खूब प्रशंसा की गई, लेकिन यह अनैतिक है और संविधान के खिलाफ है। जबकि संविधान कहता है कि जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। समानता और गैर भेदभाव के प्रति ये प्रतिबद्धता मौलिक है। हालांकि संविधान सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक पदों पर दलितों और आदिवासियों के पक्ष में विपरीत भेदभाव का भी प्रावधान करता है। चुनावों में उनके लिए सीटों को रिजर्व करता है। सामाजिक और शिक्षा के लिहाज से पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण की इजाजत संविधान देता है। लेकिन यहाँ ये बात भी गौर करने वाली है कि ये सब स्थायी नहीं है, इसे खत्म भी किया जा सकता है, लेकिन हक और अधिकार को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन राहुल गांधी की जो मांग है वो जाति और धर्म के आधार पर इस भेदभाव को अधिकार के रूप में स्थापित करने वाली है। क्या राहुल गांधी की ये मांग पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित नहीं लगती? क्या ऐसा नहीं लगता कि राहुल गांधी 2024 के चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र की एक घोषणा को सार्वजनिक करने में जुटे हैं? जितनी आबादी उतना हक हिंदुत्व के उस दावे के बराबर बिल्कुल नहीं है जिसमें कहा गया है कि एक हिंदू बहुल देश में हिंदुओं को गौरवपूर्ण जगह देनी चाहिए, वहीं बाकी धर्मों के लोग निम्न स्थान रखते हैं। ये धर्मनिरपेक्षता पर आधारित समाज के आदर्श के बिल्कुल उलट है। सामाजिक विभाजन को ये खत्म करने का काम नहीं करता, बल्कि ये ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि ये उनका अधिकार है। अगर ऐसा कर दिया गया तो फिर योग्यता का
क्या होगा? कैसे सिर्फ एक पास होने वाला डॉक्टर जो कोटे से भर्ती हुआ होगा वो कैसे अच्छा ऑपरेशन कर सकता है? एक इंजीनियर कैसे अच्छी इमारत को खड़ा कर सकता है? हालांकि राहुल गांधी दावा करते हैं कि उनके नारे का उद्देश्य सामाजिक न्याय, अलग अलग अल्पसंख्यकों के लिए कोटे की गारंटी देना है, लेकिन हकीकत में उनका मकसद वोट हासिल करना है। कर्नाटक, हिमाचल जीतकर वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उनका नारा मुसलमानों, ईसाइयों और बाकी धार्मिक समूहों के साथ साथ उपजातियों के लिए आरक्षण के विस्तार की इजाजत देता है। जब बीजेपी ने उन पर मुस्लिमों के पक्ष में अल्पसंख्यकवाद का आरोप लगाया था तो राहुल ने आपत्ति जताई थी। अब अगर उन पर 1000 उपजातियों के पक्ष में अल्पसंख्यकवाद का आरोप लगाया जाए तो राहुल गांधी क्या जवाब देंगे? मुझे उम्मीद है इस पर राहुल गांधी कोई जवाब नहीं देंगे। हर वर्ग को गारंटी मिलना तय, जितनी आबादी उतना हक, हर छोटे उपसमूह को आरक्षण की गारंटी देता है और इसलिए दावा करता है सामाजिक न्याय के प्रतिनिधित्व का। लेकिन परिभाषा के मुताबिक जाति आधारित गारंटी अल्पसंख्यकों की तुलना में बहुसंख्यकों को ज्यादा आरक्षण देगी। इससे धार्मिक बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा मिलेगा, धर्मनिरपेक्षता के आदर्श को चोट पहुंचेगी। संविधान की ओर से ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित वर्गों को आरक्षण दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया है कोटा से क्रीमी लेयर खत्म करने पर, लेकिन अगर आबादी का हिस्सा हक है तो ऐतिहासिक अन्याय को साबित करने या क्रीमी लेयर को हटाने की कोई जरूरत नहीं होगी। ये पूरी तरह होगी पहचान की पॉलिटिक्स। लोग अब दूसरी जातियों और धर्मों में शादी कर रहे हैं। ऐसे जोड़ों या उनके बच्चों को किस दायरे में रखा जाएगा? क्या राहुल गांधी ने इस बारे में भी सोचा है? क्या ऐसे लोग अपनी पहचान खुद चुन सकते हैं? बात अगर गांधी परिवार की ही की जाए तो इंदिरा गांधी ने एक पारसी के साथ शादी की थी, राजीव गांधी की शादी एक ईसाई से हुई है, संजय गांधी ने एक सिख से शादी की। इसके बाद भी राहुल गांधी शिव भक्त जनेऊधारी हिंदू होने का खूब ढोंग रचते हैं। कैसे पहचान की जाए? एक कहावत है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। क्या वैसा ही नहीं होगा? कैसे तय किया जाएगा कि कौन क्या है? आपको बता दूं कि 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना का जो लक्ष्य था वो था अलग अलग जातियों की पहचान करना। हालांकि इसे कभी सार्वजनिक नहीं किया गया क्योंकि इसे सार्वजनिक ना करने के पीछे का तर्क है कि ये साफ नहीं है और इसमें कई सारी कमियां हैं। लेकिन विपक्ष इस पर अलग सोच रखता है। विपक्ष का कहना है कि अगर ये रिपोर्ट जारी कर दी गई तो नए सिरे से आरक्षण की मांग उठेगी और ये बीजेपी को पसंद नहीं आएगा। विपक्ष का आरोप खुले शब्दों में यही है कि बीजेपी जानबूझकर इसे सामने नहीं रख रही। हालांकि जनगणना के मुताबिक 46 लाख जातियों की पहचान की गई और इनका वर्गीकरण करना असंभव काम है। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र को एग्जाम्पल के तौर पर रखा जाए तो पता चलता है कि महाराष्ट्र में 99% जातियों में से 100 से कम सदस्य थे। बीजेपी का दावा है कि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना में 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा गलतियां हैं और इसकी डिटेल्स को सार्वजनिक करने का फैसला बिल्कुल सही है। राहुल गांधी जो मांग कर रहे हैं वो कैसे पूरी की जा सकती है? इतनी गलतियों के बाद कैसे इसे सार्वजनिक किया जा सकता है? हालांकि आरक्षण की भारी मांग राजनीति की सच्चाई है। राजनीतिक पार्टियां आरक्षण को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती आई हैं। आरक्षण का लॉलीपॉप देकर वोट बटोरने का काम करती आई हैं। यही वजह भी है कि सभी पार्टियों ने पिछड़ी जातियों का दर्जा प्रमुख जातियों तक बढ़ाने का काम किया है। गुजरात में पटेलों का मामला हो, राजस्थान में गुर्जर और हरियाणा में जाटों का मामला ध्यान में आता है। हालांकि पार्टियां जानती हैं कि यह संवैधानिक है, लेकिन फिर भी अपने फायदे के लिए आरक्षण को बढ़ाने का काम करते हैं और फिर मामले अदालतों में धूल फांकते हैं। सालों साल केस चलते रहते हैं। राजनेता जनता के बीच जाकर प्रचार करते रहते हैं कि हमने तो कर दिया, अब कोर्ट के हाथ में है या फिर विपक्ष नहीं होने दे रहा। ऐसी तमाम दलीलें दी जाती हैं, अदालत इन्हें रद्द करती है, लेकिन फिर भी राजनीतिक लाभ के लिए राजनीतिक पार्टियां बाज नहीं आती। जितनी आबादी उतना हक का नारा गढ़ना भी उसी राह पर चलने जैसा है। राहुल भी खुद को उपजातियों का रहनुमा दिखाने में
जुट चुके हैं। जैसे परिवार मुस्लिमों का रहनुमा बनने में लगा था, राहुल ने भी उसी हथियार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। राहुल का नारा जितनी आबादी उतना हक, वोट बटोरने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। लोग जानते हैं राहुल ने जो मांग की है, जो नारा गढ़ने की कोशिश की है, वो असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने एक नाकाम कोशिश जरूर की है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।